हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स के क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि आधारभूत गणित। आप सोचेंगे सर फिजिक्स की क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स का क्या काम है। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का काम है वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करना होता है तो एक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होती है, जिसका ज्ञान अगर आपको नहीं हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेई, नीट या एनडीए, सीडीएस या जितने भी एग्जाम्स, उन सब में क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी समस्या आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि फिजिक्स इज किंग, मैथमेटिक्स इज क्वीन एंड रेस्ट ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। तो ये एक कहावत है। तो स्टूडेंट्स, एक तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा, और बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जो मैथ्स रिक्वायर्ड है फिजिक्स में वो सिर्फ हमसे पढ़ेंगे। मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जाम, वो ये मैथमेटिक्स अपने मैथ्स के टीचर से भी पढ़ेंगे, तो वो उस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे भी हम आपको बता रहे हैं, हम लोग आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही आपको बताएंगे जितना कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो ज्ञान आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 उसका बेसिक सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई समस्या ना हो, इस हिसाब से हमने टॉपिक बनाया है। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब क्या है इसके अंदर। तो देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये हमको चेंज के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो होता है इट डिस्क्राइब्स चेंज। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना, चेंज ये परिवर्तन बताता है। चेंज इन वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर, यानी कि किसी भी एक राशि में परिवर्तन दूसरी राशि के सापेक्ष, उसके बारे में हमको ये टॉपिक बताता है। तो मतलब समझ में आया, जब आप अवकलन पढ़ रहे हैं तो आपको परिवर्तन के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। परिवर्तन, देखिए स्टूडेंट्स, परिवर्तन किसी भी चीज के सापेक्ष हो सकता है, चेंज तो किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी हाइट और नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आज मेरी हाइट 6 फीट है तो कल भी 6 फीट ही रहेगी। समय बीत गया, 24 आवर्स, 6 महीने बाद देखेंगे स्टूडेंट्स तब भी इतनी रहेगी, 2 साल बाद देखेंगे तब भी इतनी रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर यही हम लोग किसी छोटे बच्चे की बात करें जिसकी हाइट लगातार बढ़ रही है ना, हाइट लगातार बढ़ रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज उसकी हाइट कुछ भी मान लीजिए 4.5 फीट है तो कल उसकी हाइट, या मतलब देखिए तुरंत तो पता नहीं लगे, लेकिन 6 महीने बाद उतनी रहेगी या 1 साल बाद उसकी हाइट उतनी रहेगी। नहीं बोल सकता हूं ऐसा। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि उसमें चेंज लगातार हो रहा है, मेरे हाइट में अब चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, सीढ़ी चढ़ी तो जब पहली सीढ़ी पर मेरा पांव है तो मैं जमीन से कितनी ऊंचाई पर हूं, दूसरी सीढ़ी पर पांव आया तो भी जमीन से ऊंचाई बदल जाएगी, और मैं सीढ़ी जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊंगा जमीन के सापेक्ष मेरी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई जैसे जैसे मैं स्टेज पे चढ़ूंगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी हाइट जो लगातार चेंज हो रही है, समझ रहे? तो भाई इसका मतलब कि चेंज हो रहा है। लेकिन मैं सीढ़ी चढ़ने की बजाय मैं एक सीधे साधे ब्रिज पर जा रहा हूं, एकदम स्ट्रेट वाले पे, तो जमीन से कोई उसमें चेंज हुआ हाइट में? नहीं। तो आपको चेंज देखना पड़ेगा। किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरे के सापेक्ष हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। कोई भी इसमें मुश्किलाहट नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ये थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में हम लोग चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसमें बहुत ज्यादा डाउट्स आप लोगों को रहते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो देखिए ये निशान, क्लास 12 के भी स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आपको ये आता है तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ये जो निशान बच्चों, ये जो आपको समोसे जैसा दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा बोल दीजिए। ठीक है, आप इसको डेल्टा बोल दीजिए, ये एक ऑपरेटर होता है। और ये जो होता है ये आपको बिग चेंज के बारे में बताता है, बड़े परिवर्तन के बारे में बताता है। और जब मैं लिखूंगा स्मॉल डी, ये भी एक ऑपरेटर है,
ऑपरेटर यानी किसी भी संक्रिया, किसी भी ऑपरेशन को करवा रहा है, ये आपको स्मॉल चेंज के बारे में बताता है। ठीक, ये मिलेगा तो आपको बड़े चेंज के बारे में बताएगा, ये जो मिलेगा ये आपको स्मॉल चेंज के बारे में बताएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो अब अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं बच्चों, आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि डेल्टा एक्स जो है ये होता है, इसको मैं लिख सकता हूं बिग चेंज, मतलब मैं बोर्ड के सामने आके हूं ना स्टूडेंट्स, नजर नहीं आएगा आपको, मैं यहां से लिख देता हूं, है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बिग चेंज इन एक्स, यानी एक्स में बड़ा परिवर्तन। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं dx तो इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल चेंज इन x, x में अल्प परिवर्तन। ठीक है, सिमिलरली ये भी लिख सकता हूं मैं डेल्टा वाई। बच्चों ध्यान रखना, मैं जितने भी बेसिक पॉइंट बता रहा हूं आगे न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगे, और जो स्टूडेंट शुरू में इन चीजों को नहीं समझता है, बाद में पूरे फिजिक्स में उसके साथ समस्या रहती है, तो पूरा दिमाग लगाना, एक एक पॉइंट को पढ़ना। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब होता है बिग चेंज इन वाई, बड़ा चेंज, बिग चेंज इन वाई। ठीक है, हालांकि देखिए बच्चों, छोटा या बड़ा चेंज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैसे चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज चेंज हो रही है 4 से 5, 5 से 6, तो 5 से 6 बड़ा चेंज हो गया, लेकिन 5.0001 और 5.0001 ये स्मॉल चेंज हो गया। मैं आपको अभी लिख के बताता हूं। ठीक, अच्छा, dy क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, y कोई क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है। तो ध्यान देना, मैं dx और dy जब भी लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं। डेल्टा जब भी लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़े चेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको हटाता हूं। अब सबसे ये और बता देता हूं, मान लीजिए आपको मैं कह दूं कि भाई मान लीजिए कोई भी चीज जो है वो 1 से 4 चेंज हो रही है, 1 से 4 बदल रही है, तो क्या ये स्मॉल चेंज रहेगा? फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, क्या ये स्मॉल चेंज रहेगा? नहीं, ये है बिग चेंज। आप बोलेंगे सर 1 से 2 क्या है, ये क्या स्मॉल चेंज है? नहीं, ये भी बिग चेंज है। स्मॉल चेंज क्या होता है फिजिक्स के हिसाब से? वो होता है 1.0001 से, अगर मैं किसी चीज को चेंज करूं 1.0000 आगे मान लीजिए 1, तो ये स्मॉल चेंज है, बहुत ही अल्प परिवर्तन। आपसे मैंने पूछा कि आप 9 से बजे से लेकर 10 बजे तक क्या कर रहे थे? बड़ा चेंज। मैं बोल दूं अच्छा एक बात बताइए, 9 से 9:15 के बीच क्या कर रहे थे? ये भी बड़ा चेंज। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 9:52 और 9:52 के बीच क्या कर रहे थे, तो ये स्मॉल चेंज हो गया, वेरी स्मॉल चेंज। क्लियर? बहुत बढ़िया सिग्निफिकेंस आएगा इसका जब आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं औसत वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग, तो वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, जो हमें परिवर्तन के बारे में बताता है। इस मैथमेटिकल ऑपरेटर का नाम है डेल, बिग चेंज। ये है स्मॉल डी, स्मॉल चेंज के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा बच्चों ऐसा कभी इसको कैंसिल मत कर देना, कहीं ऐसा लगे कि स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट्स, या जैसे भी आप इसको नोट करना चाहो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। कल को ऐसा मत करना कि सर dx अपॉन dy है और हमने d से d कैंसिल कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना बेटा। अगर ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये dx अपॉन dx है तो पूरा का पूरा कैंसिल होके बाद बनेगा, लेकिन ये d से d कैंसिल मत कर देना। ये जो मेथड है ये गलत है, ऑपरेटर से ऑपरेटर कभी कैंसिल नहीं होता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। आई होप आपने ये समझ लिया है और इसको नोट भी अच्छे से कर लिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों चेंज, है ना, डिफरेंशिएशन यानी कि चेंज। अब किसी भी चीज में चेंज हो सकता है। मान लो कोई चीज है, अब आप लोग रोज सब्जेक्ट पढ़ोगे, रोज आप हम लोग हमारी क्लासेस अटेंड करोगे, तो अगर आप क्लासेस रोज अटेंड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका ज्ञान जो है वो बढ़ रहा है। तो ज्ञान बढ़ रहा है तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्लास अटेंड नहीं करोगे तो क्या होगा? ज्ञान नियत रहेगा कि कम हो जाएगा? बच्चों अगर कोई चीज आप नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे उसको भूलने लगते हो, धीरे धीरे भूलने लगते हो, तो वो चेंज उसे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज जो प्लस में थी अब वो माइनस में होने लगती है।
क्लियर हो पा रहा है? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जाना पहचाना आपका पॉइंट जो आपके सामने रहेगा वो आ गया है बच्चों। देखो इस तरह से आएगा, वो आएगा dy बाई dx। तो जरा इसका dy का मतलब बताओ क्या है? स्मॉल चेंज इन y, y में अल्प परिवर्तन। dx क्या होता है? स्मॉल चेंज इन x, यानी कि x में अल्प परिवर्तन। और dy बाई dx का मतलब क्या है? dy बाई dx का मतलब है y में x के रिस्पेक्ट में चेंज, या मैं लिख सकता हूं चेंज इन y। बच्चों स्मॉल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, d का मतलब हो गया स्मॉल। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। y में x में परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तन, या इसको कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे भी बोल देते हैं y में x के सापेक्ष परिवर्तन, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अरे बताना तो पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो। आप पूछेंगे सर कैसे? चलो मैं बताता हूं कैसे। मान लो ठीक मेरी हाइट का एक इंसान है, हम दोनों यूं खड़े हैं, दोनों चल रहे हैं, तो एक दूसरे के मुकाबले हमारी हाइट सेम है। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, जीरो हुआ। हम दोनों ने एक साथ सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, हम दोनों ने पहले यूं जा रहे थे, दोनों की हाइट में कोई चेंज है क्या? नहीं। इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो है। दोनों ने एक साथ सीढ़ी पे चढ़ना शुरू किया, अभी भी चेंज जीरो है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं इसकी हाइट और इसकी हाइट में कितना डिफरेंस है। जब तक कि कोई एक इनमें से नीचे की सीढ़ी या ऊपर की सीढ़ी पे नहीं जाएगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का जमीन के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से दोनों की हाइट सेम है। लेकिन अभी देखोगे कि टाइम बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि बेटा जब वो सीढ़ी पे चढ़ेगा तो टाइम भी तो साथ साथ बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ जमीन से उनकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो आपको चेंज अगर किसी चीज में देखना है तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, ये बड़ा जरूरी है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है ये बहुत जरूरी है। दो ट्रेन खड़ी है, दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक साथ जा रही हैं। जब भी आप ऐसे पलट के देखोगे तो दूसरी ट्रेन यहां दिखाई देगी, तो कोई परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? नहीं। 9:02 पे भी आप ऐसे देख रहे थे तो सामने जो दिखाई दे रहा था वो दिखाई देगा। 9:05 पे देख रहे हो तब भी वही है। तो टाइम के साथ में कोई आप लोगों की पोजीशन में कोई चेंज आया? नहीं है। जरा सा स्पीड आगे पीछे हुई, चेंज आ गया। क्लियर हो रहा है? टफ टॉपिक तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। dy बाई dx मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मान लीजिए, देखो आप बोलोगे सर y और x में क्यों लिखते हैं? मैथमेटिक्स है, आप चाहो तो db अपॉन da लिख दो, फिर आपको बताना पड़ेगा कि b जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है। दरअसल हम लोग पोजीशन वगैरह ना सब y और x में ही बताते हैं, तो एक कन्वेंशनल है, ऐसे घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अगर आपके सामने dy बाई dt में लिख दूं, अभी टाइम आ गया, अब आप बोल दोगे रेट ऑफ चेंज इन y, रेट यानी कि दर, y में परिवर्तन की दर। आप बोलेंगे सर आपने लिखा ही नहीं समय के सापेक्ष परिवर्तन। अरे रेट का मतलब यही तो होता है, रेट ऑफ चेंज। y में परिवर्तन की दर, दर से मतलब ही आप समझ लीजिए कि बट डिवाइड बाय टाइम है, ठीक है। बाकी आपको अगर नहीं बोलना तो आप पूरा डिटेल में बोल दीजिए। बोलिए y में समय के सापेक्ष परिवर्तन, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y। यही है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक करंट? आपने यही पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ा होगा ना भाई। आपने कहा कि आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, आवेश प्रवाह की दर, तो क्या आपने dq बाई dt नहीं पढ़ा था? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा I बराबर dq बाई dt। और अगर आपने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये वाला निशान पढ़ा होगा तो वो औसत धारा हो जाएगी, एवरेज करंट। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब देखिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ, और आप ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट की फर्स्ट पॉइंट चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। ज्यादातर हम इसी दिशा में उपयोग करने वाले हैं। तो गाइस हम लोग अब बात करते हैं क्वांटिटी। देखिए इधर देखिएगा जरा, क्वांटिटी यानी कि कोई भी राशि। अब राशियां जो है स्टूडेंट्स वो दो तरह की हैं हमारे पास। कैसे कैसे दो तरह से होती है? एक आती है कांस्टेंट यानी कि नियत, और दूसरी आती है वेरिएबल। कांस्टेंट और दूसरी आती है वेरिएबल।
तो ये है हमारे पास नियत, और ये होती है चर। चर मतलब जो बदल रही है, ठीक है। यानी कि एक, अब देखो कई बार दिक्कत क्या है कि विशुद्ध हिंदी और विशुद्ध इंग्लिश दोनों में लिखने में कई बार समस्या आती है। कांस्टेंट मतलब जो बदल नहीं रही, वेरिएबल यानी कि जो बदल रही है, चेंज हो रही है। अब आप बोलेंगे सर एक भौतिक राशि है जो बदल नहीं रही है, तो मैं पूछूंगा जरा ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष नहीं बदल रही है। बहुत बार स्टूडेंट ये सोचते नहीं है, वो कहते हैं एक चीज है जो बदल नहीं रही है, वो किसी के सापेक्ष नहीं बदल रही होगी, और ऐसा हो सकता है कि किसी और चीज के रिस्पेक्ट में बदल रही हो, ठीक है। तो ये जरूर देखना कि किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कांस्टेंट की बात कर दूं स्टूडेंट, कांस्टेंट मैं कह दूं आपसे, मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। अच्छा अगर 5 के बारे में हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो 5 को आप 1 into 5 की पावर 1 और इसे 5/1 लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई भौतिक राशि, कोई भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू 5 गिवन है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होती है हमेशा। अरे 0 से मत मल्टीप्लाई करना, पूरी क्वांटिटी 0 जाएगी, तो ये 1 into 5 भी होगा। किसी भी पावर जो है उसकी पावर 1 होती है, तो 5 की पावर 1 है, जैसे ही 1 को 0 करोगे पूरा नंबर 1 हो जाएगा। और 5/1 हमेशा होता है। मैं आपको बोल दूं कि मैंने लिखा 6, तो ये 6 डिवाइडेड बाय कितना, तो आप बोलेंगे सर 6/1, 0 मत कर देना, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कोई मुझसे कहे कि सर बताइए, ये देखिए, ये इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑपरेटर भी बोलते हैं ना, डेरिवेटिव अवकलज बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। d of 5 मैं कहूंगा जी आंसर आया 0। ये आपका फर्स्ट में नियम आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट लॉ मैं यहां लिखूंगा, कॉपी में आप नोट करते रहना। वो नियम क्या है हमारे पास कि चेंज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। देखिए नंबर 1 यहां पे मैंने लिख दिया है, ये नंबर 1 आप हमें अपनी कॉपी में नोट्स में नोट कर लेना। क्यों, एक बात बताओ बेटा, 5 बदल रहा है क्या? क्या 5 में चेंज हो रहा है क्या? नहीं, 5 तो कांस्टेंट है। अरे 5 के साथ ना मैंने समय लिखा है, ना कुछ दूरी लिखी है, कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा 5, क्या 5? कुछ नहीं। तो मैंने कहा 5 बदल रहा है, या तो मैं 5 के बारे में डिटेल में बताऊं कि क्या है, नहीं तो वो नियत है। अब मैं कह दूं कि कोई चीज कांस्टेंट है और डी का मतलब उसमें चेंज। एक देखो बच्चा, नियत का मतलब ही ये होता है कि वो चीज फिक्स है, बदल नहीं रही। तो मैं आपसे पूछूं कि जो चीज फिक्स है उसमें बदलाव कितना है? आप बोलेंगे सर उसमें बदलाव नहीं है। मैं कहूंगा नहीं, मैथमेटिक्स की भाषा में बताओ कि जो चीज फिक्स है उसमें बदलाव कितना हो रहा है। आप बोलेंगे सर बदलाव नहीं हो रहा मतलब बदलाव 0 है। वही तो डिफरेंशिएशन, अवकलन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि नियत राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। क्लियर हो पारी बात? ये फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा, दिमाग में बैठाना, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं लिखना शुरू करता हूं, इसको मिटा देता हूं बच्चों। फिर मैं आपके पास लाता हूं कोई सेकंड फॉर्मूला जो है, इसका सेकंड फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा। चलिए सेकंड फॉर्मूला बताने से पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं। मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं कि बच्चों dy/dx बराबर 0 है, ठीक है। आई होप आपको बोर्ड नजर आ रहा है। मैं यहां से थोड़ा इस साइड से लिखना शुरू करता हूं। मेरा दिखना जरूरी नहीं है, बस जो मैं लिख रहा हूं वो दिखना चाहिए आपको, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं वो दिखना चाहिए। तो dy/dx बराबर 0 है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैमरा में नजर में आ रहा होगा, जरा चेक करना, नजर आ रहा है कैमरा में, ठीक है। तो dy/dx बराबर 0 मतलब ये है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन 0 है। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, यानी y में तो कोई चेंज हो नहीं रहा। इसका एक मतलब ये भी है कि x बदल रहा हूं तो y नहीं बदल रहा है, x बदल रहा हूं तो y नहीं बदल रहा है, x बदल रहा हूं तो y नहीं बदल रहा है। यानी कि अगर मैं आपके सामने y और x का ग्राफ लेकर आया हूं, y और x का ग्राफ लेकर आ रहा हूं, तो स्टूडेंट्स x चेंज हो रहा है इस एक्सिस पे, y चेंज हो रहा है इस एक्सिस पे, और मैं कह रहा हूं कि x बदलने से y नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये ऐसा है, क्योंकि देखिए y की वैल्यू कहां बढ़ोगी, u, तो इस पॉइंट पर y की एक निश्चित वैल्यू आ गई। आप यूं बढ़े तो यहां x की अलग वैल्यू है, यहां x की अलग वैल्यू है, लेकिन जैसे ऊपर देखा तो y की वैल्यू तो फिक्स है। आप x से थोड़ा और आगे हैं, फिर पलट के देखा तो y तो अभी भी उतनी दूर है। क्या ये गैप बदल रहा है क्या?
ये गैप नहीं बदल रहा ना, यानी x बढ़ाता जा रहा हूं, y हमारे पास फिक्स है। क्या क्लियर हो पा रहा है कि नहीं क्लियर हो पा रहा है? जब भी y देखना हो तो ऊपर की तरफ देखना, x देखना हो तो इस साइड में देखना। इसका मतलब कि x बदलने से y में बदलाव नहीं हो रहा है, तो dy by dx बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर dy by dx इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर dy by dx इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया स्लोप 0 हो गया। बच्चों स्लोप जो है, जिसे हम लोग प्रवणता भी बोलते हैं, प्रवणता हिंदी में इसको ढाल भी बोलते हैं, और मैं और बेहतर बोलूं तो मैं इसे कह देता हूं झुकाव। झुकाव स्लोप कितना है, मैं चाह रहा हूं, मैं सीधी सड़क पे भागना चाह रहा हूं, तो मैं चाहूंगा स्लोप 0 हो, सड़क सीधी हो, क्योंकि यूं हुई तो इधर जाने का चांस रहेगा, यूं हो गई तो पहली बात तो ऊपर चढ़ने में बहुत जोर आएगा, और पैर फिसला तो नीचे आने का चांस रहेगा। तो आप समझ गए, झुकाव स्लोप। स्लोप जिसे हम m से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, इसे हम लोग dy by dx भी कहते हैं। बच्चों आपको मैं ग्राफ जब पढ़ाऊंगा तो ग्राफ में आपको मैं वापस से स्लोप के बारे में बताऊंगा। स्लोप को इंग्लिश में हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना, ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात होती है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि dy by dx इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि tan थीटा कितना, tan थीटा बराबर 0। tan थीटा 0 कब होता है भाई बताओ बच्चों, थीटा की कितनी वैल्यू पे 0 होता है tan थीटा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर 0 होता है, इसे हम कहते हैं tan थीटा 0। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर स्लोप 0 होता है y और x ग्राफ पर। ये एग्जामिनर साहब आपसे पूछ सकते हैं, मान लीजिए कि आप केवल स्कूलिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा भाई dy by dx बराबर 0 है, तो बच्चों जरा बताओ क्या है, आप बोलेंगे सर y कांस्टेंट है, x बदलने से y नहीं बदल रहा है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर आप नीट और जेईई में जा रहे हैं तो एग्जामिनर साहब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा लेंगे, वो आपसे बता देंगे dy by dx इक्वल टू 0, थीटा का मान बताइए। अब आपको थीटा 0 डिग्री बताना पड़ेगा, तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो हमारे चैनल से बच्चों जुड़े रहिए, रेगुलर इसकी अपडेट्स देखते रहिए, इसके क्वेश्चंस देखते रहिए, ठीक है। टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए, आपका बिल्कुल फायदा बनेगा। तो मैं अगले पॉइंट पे बैठता हूँ, इसको थीटा इक्वल टू 0 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, अगले पॉइंट में मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला नंबर 2। इसको मैं मिटा देता हूँ, कोशिश करूंगा कि बोर्ड के का अधिकतम मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन समस्या क्या है बच्चों, लाइट्स वगैरह लगा रखी ताकि आपको मैं और बोर्ड बहुत अच्छे से नजर आए, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टर्बेंस 0 हो, फिर भी अगर आसपास से आवाज आ जाती है तो आप अपना काम कीजिए, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कीजिए। कुछ आवाजें इधर उधर से आती भी हैं तो उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, नियत राशि का अवकलन 0 होता है। फॉर्मूला नंबर 2 व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो होता है कि इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, सो dy by dx इज ऑलवेज nx रेज़ टू पावर n minus 1। सोच लो, याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास ये है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। If y is equal to x की पावर n, तो change in y with respect to x is actually nx raised to power n minus 1, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए आपको देखना है एग्जांपल के तौर पे, तो एग्जांपल बच्चों ये है कि मैं आपसे कह दूं कि y is equal to x स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी बच्चों, y is equal to x स्क्वायर, तो dy upon dx will be equal to 2x। आप बोलेंगे सर 2x कैसे किया, 2x को डिटेल में बताता हूं कि 2x को कैसे किया। हमने क्या किया, इसकी तुलना कर दी इससे, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला का कंपैरिजन किया, तो x की जगह पे x है, n की जगह पे कितना बच्चों 2 है, यानी कि n की जगह पर है 2, ठीक है। अब n की जगह पर आ गया 2, अब आप बताइए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 2 into x, देखिए n x की पावर n minus 1, n की जगह पे है 2, तो n जहां लिखा हुआ लिखेंगे 2, तो 2 into x की पावर 2 minus 1, तो ये हो जाएगा 2 into x की पावर 2 minus 1 कितना हो गया 1। किसी भी चीज की पावर 1 है तो आप उसे हटा के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया 2x, है ना। x का मतलब पावर 1 है, आपको बार बार पावर 1 बताने की जरूरत नहीं है,
समझ पा रहे हैं बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसकी बहुत आसान ट्रिक ये है कि जो भी पावर उसको सामने मल्टीप्लाई करो, उसमें से कम कर दो। जो भी पावर है उसको सामने यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसमें से कम कर दो, आंसर आ गया। अरे यही तो है कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर है तो 2 से यहाँ पे गुणा किया और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 लिख दो तो सीधा हो गया हमारे पास 2x। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है, हमारे सिस्टम में आपको बिल्कुल भी बच्चों फिजिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ट्रिक बताओ जल्दी से क्या है। ट्रिक ये है कि जैसे ही आपसे पूछा जाए dy बाई dx, आप तुरंत बोलेंगे सर 3x स्क्वायर। क्यों? इसलिए क्योंकि जो भी पावर है उससे सीधा मल्टीप्लाई करो, यानी कि गुणा करो, उसमें से एक कम कर दो तो ये 3 और यहाँ पे 2। और अगर डिटेल फॉर्मूला चाहें तो भी लिख सकते हैं। आप बोलो y x की पावर 3 तो n की जगह पे कितना है, n की जगह पे है 3। फिर फॉर्मूला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करो और फिर देखो 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। बच्चों 3 माइनस 1 तो 2 ही होता है, तो सीधा जो पावर है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, उसमें से कम करो और आपका आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? ये तरीका है हमारा पढ़ने का, इसको बहुत आसान है। तो ये आप कर लेंगे, मुझे बहुत यकीन है कि आप बिल्कुल कर जाएंगे इसको। और एक एग्जांपल देखा जाए बच्चों, और एक एग्जांपल देखा जाए तो और एक एग्जांपल जो है वो है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो क्या होगा? ठीक है, बताइए। अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स है तो कैसे करेंगे? देखिए रूट ऑफ एक्स, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, बच्चों x की पावर हाफ है तो हाफ को ले आइए सामने और फिर हाफ में से 1 कम कर दीजिए। यही तरीका है हमारा पढ़ने का। देखिए n, y बराबर x की पावर n, तो y बराबर x की पावर हाफ, n की जगह पे हाफ है तो n को मल्टीप्लाई और x की पावर n माइनस 1, तो हाफ को सीधा यहाँ रखो और पावर हाफ माइनस 1 कर दो। तो जरा बताओ कितना हो गया हमारे पास? हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो हम लिख देंगे 1/2 x की पावर, देखिए 1/2 माइनस 1, 2 एक कम 2, 2 यहाँ पे गुणा कर दो तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 है ना, तो ये कितना जो माइनस हाफ हो गया हमारे पास। समझ पा रहे हैं बच्चों ना? अरे हाफ में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस हाफ बचेगा, 1 माइनस हाफ कर दे तो हाफ बचता। अच्छा x की पावर माइनस हाफ है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2? देखिए माइनस हाफ है, डिवाइड में कर देंगे तो एक काम करो बच्चों, जब भी अंश से हर में कोई चीज जाती है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है, तो पावर का निशान बदल जाता है। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। भाई बटे का निशान ये रहा, यहाँ पे x, यहाँ y, इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर का निशान बदल जाएगा, इसको नीचे ले आए तो भी पावर का निशान बदलेगा। तो यहाँ पे माइनस हाफ है, बटे में ले गए तो x की पावर पॉजिटिव हाफ हमारे पास रह गया। ठीक है, अच्छा x की पावर हाफ को आप वापस से अंडर रूट x लिख सकते हैं, x की पावर हाफ को वापस से आप रूट ऑफ x लिख सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। तो आपने ये फॉर्मूला बना दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 डिवाइडेड बाय रूट x, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप कहेंगे नहीं सर हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, कीजिए सॉल्व, लेकिन बच्चों जब जेई और नीट कंपटीशन में आप लोग फंसेंगे वहां, तो वहां आपको सिर्फ क्वेश्चन सही करने से काम नहीं चलेगा, आपको कम टाइम में क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, और कम टाइम में क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजों का रट्टा लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल, हम खुद कहते हैं फिजिक्स मैथ्स में कि रट्टा लगाना गलत बात है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आना चाहिए कि आप सीधा यहाँ से ये आपको याद हो। तो रूट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। गॉट इट? चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूं और आपके लिए होमवर्क लिखता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। y इज इक्वल टू 1/√x है तो dy बाई dx क्या होगा? ठीक है, और भी लिख लीजिए, y बराबर 1/3 ऑफ रूट एक्स है, ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3 इसकी पावर में यहाँ लिखा है, यानी आप समझ रहे हो, इसको मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ 1/x की पावर 1/3। अरे यही लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्रॉस चेक करो, 3 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख देंगे x की पावर 1/3।
सॉल्व कीजिए आप लोग। बोर्ड को और टाइट करवाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में से आवाज आ रही है। मैं पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट्स। सॉल्व हो गया भाई? आगे बात करें स्टूडेंट्स, जरा बताइए तो कैसे सॉल्व किया भाई। क्वेश्चन लिखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x। भाई रूट x को क्या लिखते हैं? x की पावर हाफ। अच्छा, अंडर रूट x को हम क्या लिखते हैं? x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 आ जाएगा। -1/2 तो फटाफट बताइए dy by dx क्या होगा कि जो पावर है उसे सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और उसमें से एक कम कर दीजिए। यही है ना बच्चों, बार बार एक ही चीज थोड़ी बताएंगे। जो पावर है विद साइन -1/2 यहाँ आएगा, ठीक है, और इसमें से एक कम करना है तो -1/2 -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -1/2 x की पावर, हाँ -1/2 और -1 कितना होता है बताओ तो फटाफट। 2 1 जा 2, सो -1 और -2 -3, तो -3/2 यही हो जाएगा ना। अरे माइनस कॉमन निकाल लो यार, 1 और 1/2 कितना होता है? 1.5 होता है ना, विच इज एक्चुअली 3/2। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं -1/2। अब x की पावर -3/2 को चाहे तो बटे में लिख सकते हैं x की पावर पॉजिटिव 3/2। देखिए ये माइनस है ना, पावर 1 बटे में लेके जाओगे तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1/2 x की पावर 3/2। तो देखो x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं x अंडर रूट x। बच्चों ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपका करेक्ट आंसर ये आ रहा हो, मगर जो 4 ऑप्शन आपको मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें ये मिल जाए। अरे x केवल x है तो बेटा x की पावर कितनी है? 1। ये अंडर रूट x है तो x की पावर कितनी है? 1/2। तो 1 प्लस 1/2 इज एक्चुअली कितना होता है? 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कितना हो गया? x इंटू रूट x। चलिए इस वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। ये है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 1/3। किसी को नहीं पता हो तो पता होना चाहिए कि बच्चों यहाँ पे पावर 3 लिखा है तो x की पावर 1/3। फटाफट समझा रहा हूँ बच्चों, काफी देर से बता रहा हूँ तो आई थिंक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब x की पावर -1/3 लिख सकते हैं, बटे में है तो ऊपर ले गए इसको, सो दिस इज -1/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3 यहाँ पे आ गया, -1/3 यहाँ पे आ गया, और x की पावर -1/3 -1 जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसमें एक कम कर दो, सो दिस विल बी -1/3 -1। कितना हो गया मेरे बच्चों? अब यहाँ से आपका काम है इसको सॉल्व करना, तो -1/3 ये रहा, -1/3 -1 कितना हुआ? 3 एकम 3, -1 -3 -4, तो x की पावर -4/3। ये आपका बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक रहे तो आप बिल्कुल बताइएगा स्टूडेंट्स। आप डाउट्स वगैरह अपने जैसे भी यहाँ पूछे इसमें करेक्ट है, क्लियर है भाई? -1/3 से मल्टीप्लाई किया, -1/3 -1 कर दिया, तो ये आपके पास कितना आ गया? आपके पास -4 है ना, -4/3 आ गया। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स इसमें कुछ हम आपको और अच्छी सी एक ट्रिक बताते हैं जिसमें कि एग्जामिनर साहब आपको कोशिश कर सकते हैं फंसाने की। तो पहले इधर का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। वो ट्रिक ये है कि मैं आपको दोबारा से फॉर्मूला बता रहा हूं। दोबारा से फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला है nx की पावर n-1। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बताया आपने, nx की पावर n-1। लेकिन बच्चों ये करेक्ट नहीं है, अभी तक पूरा नहीं है। करेक्ट तो है बट पूरा नहीं है। पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपने पावर का सॉल्यूशन दिया है। पावर का सॉल्यूशन देखो, x की जगह पे x है, कोई दिक्कत नहीं,
पावर को सॉल्व किया तो पावर जो है, घात जो है, उसको पहले गुना करेंगे, उसमें से कम करेंगे, और उसके बाद इस x का भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, x का भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब x में परिवर्तन dx, किसके सापेक्ष परिवर्तन dx, तो बेटा dx बटे dx 1 आ गया ना, इसलिए फाइनल आंसर आपका बना nx की पावर n-1। ठीक है, nx की पावर n-1, इसलिए फॉर्मूला ऐसा बना क्योंकि ये dx बटे dx हो गया। ऐसा इसलिए मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपको कह दूं कि y बराबर x की पावर n है और आप dy बाई dz बताओ, चलो कई बार एग्जामिनर साहब इसमें भी आपके साथ गेम खेल लेते हैं, तो वहां बच्चों के साथ बड़ी समस्या आती है, फिर वो हमें याद करते हैं बहुत अच्छे से, फिर कहते हैं सर आपने बताया था y बराबर x की पावर n, एग्जामिनर साहब ने पूछा dy बाई dz, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले पावर को सॉल्यूशन करो। पावर बहुत भोली भाली है, ये कहती है पहले हमको लिख दो फिर हम में से एक कम कर दो, चलो ये हो गया पावर का इलाज, डॉट। अब किसका इलाज करना है, x का, तो x में चेंज कैसे लिखें, dx, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो जाएगा dz। अब इसको क्रॉस करके 1 नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि y बराबर x की पावर n था और फिर dy बाई dx करवाया, तो जब यहाँ पे x है और रिस्पेक्ट में भी dx की हो रहा है, dx की हो रहा है, तो x में चेंज dx, किसके सापेक्ष dx, तो dx अपॉन dx, बट यहाँ पे 1 नहीं कर सकते, तो दिस विल बी करेक्ट फॉर्मूला। तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं बोर्ड साफ करने जा रहा हूँ, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, और माइक का कान मेरे पैरों में बज रहा है, तो अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते गिर पड़ूं तो बिल्कुल भी वीडियो वायरल नहीं करना। वीडियो वायरल कैसे करोगे, तुमको दिखेगा ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है नंबर 3, और फॉर्मूला नंबर 3 ये कहता है कि इफ अ कांस्टेंट, अब आप बड़े बच्चे हो गए तो बार बार मैं कांस्टेंट को पूरा नहीं लिखूंगा, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ a quantity, है ना, जिसमें कि आप चेंज की बात करें, with a quantity, then it is unchanged during differentiation। अब ये बच्चों बहुत बड़ा सा मैंने इंग्लिश में लाइन लिख दी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो समस्या हो गई कि कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ क्वांटिटी देन इट इज अनचेंज्ड ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। तो आप पूछ सकते हैं सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको दिया जाए y बराबर 3x स्क्वायर, अब 3 क्या है, कांस्टेंट है, मत पढ़ो इसको ध्यान ही मत दो, इस पर बात करते हैं। अगर इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया है 3 को, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो 3 में कोई चेंज नहीं, और x स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 3 दूनी 6, इट विल बी 6x, आपका आंसर आ जाएगा। जो पहले 2x था वो 2 into 3 हो जाएगा। मैं लिख दूं y इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी दे दूं आपसे 5x की पावर 4, तो क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों बताओ जरा, पावर 4 सामने आएगी, 5 ऑलरेडी है, तो 5 into 4 कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौक के 20 यानी जाएगा 20, और x की पावर 3, यानी बच्चों x की पावर 4 है ना स्टूडेंट्स, अगर x की पावर 4 है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई में आएगा, 4 की एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम हो गई, पावर 3 हुई, लेकिन जैसे ही 4 मल्टीप्लाई में है तो 5 into 4 कितना होगा 20, तो ये हमारे पास बन गया 20, ये चीज रहेगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर अवकलन की प्रक्रिया में कोई नियत राशि गुणा में होती है, तो अवकलन करते समय उस नियत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो
समझ रहे हैं, कोई चेंज नहीं। लेकिन फोर्थ पॉइंट में ये कहूंगा, फोर्थ पॉइंट में क्या कहूंगा, इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर किसी नियत राशि को जोड़ा या घटाया जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड, देन इट विल बी जीरो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को बच्चों DI डबल एफ लिखूंगा, बड़े बच्चे हो गए अब आप समझदार हो गए, अब आप DI डबल एफ को डिफरेंशिएशन यानी अवकलन समझोगे। यानी कि अगर कोई बहुत कोई नियत राशि है, कोई कांस्टेंट है, उसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिफरेंशिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसको जोड़ा या घटा दिया है तो वो चीज जीरो हो जाएगी, वो चीज जीरो हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको यही लिखूं या बोर्ड साफ करके बताऊंगा, बताओ क्या करना चाहिए। चलो मैं इसका एग्जांपल इधर आपको बता रहा हूँ, इस साइड से बोर्ड को मैं कर रहा हूँ साफ। ठीक है, तो यानी मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि फोर्थ वाले का एग्जांपल बच्चों यहां लिख रहा हूं। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू आपको दे दे 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इस 2 को अलग से करो। देखो प्लस या माइनस का निशान है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पे प्लस या माइनस का है। अब इस 2 का, 2 कांस्टेंट है तो 2 का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। तो बताओ जरा कांस्टेंट का कितना होता है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना, 2x। तो आंसर आ गया 2x। देखिए इतनी आसान सी बात है इसमें, लेकिन मल्टीप्लाई में होता तो कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको पूरे को मैं मिटा रहा हूं और हम लोग अब पढ़ते हैं कुछ अदर फॉर्मूलाज, और जो इसके प्यारे फॉर्मूला दिए हुए हैं वो सारे हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी काम चलेगा। तो नेक्स्ट हम जो फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, आपको डायरेक्ट याद रखने बच्चों, उनका मैं बहुत डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स का काम है। आप मैथ्स के टीचर्स आपको समझाएंगे अगर आप मैथ्स में हैं तो, और अगर आप बायो में हैं तो आपको वो समझने की जरूरत नहीं है, आप उनको याद कर लीजिए क्योंकि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो सहायता करने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास आ गया। कितने फॉर्मूला लिखवाए थे बच्चों, 2 लिखवाए थे कि 3 लिखवा दिए थे? चलो जितने भी लिखवा दिए थे, कितने, 2 लिखवाए थे आपको। फिर तीसरा कौन सा लिखवाया था, मल्टीप्लाई वाला। चौथा कौन सा लिखवाया था, प्लस वाला। उसको नंबर 4 दे देना, जो जोड़ने वाला था नंबर 4 हो गया था। ठीक है, तो जो भी नंबर आपने कॉपी में बनाया उसके आगे से देख लो, अगर आपने 3 नंबर बनाया तो आप 4 लिख दो। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट से फर्क पड़ता है। तो नंबर 5 आपके पास ये है कि बच्चों अगर y इज इक्वल टू e की पावर x है तो dy by dx में कोई फर्क नहीं पड़ता है, e की पावर x है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि e की पावर x, तो देखो आपने क्या किया, e की पावर x का e की पावर x, और फिर सिर्फ x का क्या होगा, dx, किसके रिस्पेक्ट में है, dx, तो dx अपॉन dx 1, तो e की पावर x हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 अगर आपको मैं दे दूं y इज इक्वल टू log ऑफ बेस e x, तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। बेटा देखो log का 1 अपॉन, यानी log के आगे जो भी दे रखा है वो 1 अपॉन आ जाएगा, और फिर सिर्फ x का क्या होगा, dx, और डिवाइड में किसके हो रहा है, dx, तो dx by dx 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। चलिए फिर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 7। अगर y बराबर a की पावर x है तो क्या करेंगे, a की पावर x। तो बच्चों y बराबर जब भी ऐसा आ जाए तो आप पढ़ेंगे dy by dx इज इक्वल टू a की पावर x log ऑफ बेस e इन a। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अगर आपके पास a की पावर x आ जाए तो a की पावर x log ऑफ बेसिस e इनटू a हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा फिर आपको पता लगे फॉर्मूला नंबर 8, आसान जो कि बहुत जरूरी आता है, आपको मिल जाए कि भाई d अपॉन dx sin x। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू sin x, तो dy by dx कितना होगा। जब y इज इक्वल टू ये दे रखा है तो इस y की जगह पे सीधा ही लिख देता हूँ, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक है, cos x का
देखिए डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। बस इसका याद कर लेना बच्चों, रट्टा मार लेना बहुत जरूरी है। हालांकि एक आध मैं इसमें से आपको प्रूव करके दिखा दूंगा जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में गुणा विधि या भाग विधि बताऊंगा। गुणा विधि यानी प्रोडक्ट मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 10, अगर आपको कोई कह दे कि आप tan x का अवकलन बताइए sin cos tan, तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, स्क्वायर ऑफ sec x, या कह सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है। आपको फॉर्मूला नंबर 11 बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे d अपॉन डी एक्स कॉट x, तो आप बोलेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर x, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। आपसे कोई कहते हैं कि आप बताइए d अपॉन डी एक्स कॉसेक x, तो ये होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। और कौन सा रहेगा, फिर आपसे कोई पूछ ले 13 नंबर, आपसे कोई कह दे कि d अपॉन डी एक्स, अब आपसे कोई पूछ ले sec x का, तो sec x का होता है आपके पास sec x tan x। बच्चों बाकायदा रट्टा लगाना है, बाकायदा आपको याद रखना है, इसमें कोई आपके पास समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x log ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, a की पावर x का कितना हो जाएगा a की पावर x log ऑफ a, फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, फिर tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x। बच्चों सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, स्पेशली 1 2 3 4, वैसे याद तो सारे चाहिए मुझे, लेकिन ये 1 2 3 4 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, tan x भी इस्तेमाल होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, अभी मैं डिफरेंशिएशन के लगभग 2 लेक्चर लेने वाला हूँ, है ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिटेल में सॉल्यूशन करवाऊंगा। जब मैं समाकलन पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, तो वो जो है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, वो उत्तर अगर वहां प्रश्न बन गया तो ये प्रश्न उत्तर बन जाएगा। नहीं समझ में आया, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने आपको लिख दिया कि भाई tan x का अवकलन है sec स्क्वायर x, अवकलन है डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कितना होगा tan x होगा। क्लियर हो पा रहा है। तो ये चीजें हैं बच्चों, तो ये हमारा भी आज का लेक्चर रहा। आप लोग बिल्कुल, चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो अभी मैं फर्स्ट बार ही पूरा भी नहीं करा रहा हूँ, आराम से हम करेंगे। अगले लेक्चर जैसे ही मैं आऊँ, आपको ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए और आपको ये पूरा डिटेल में टॉपिक देखा हुआ होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। थैंक यू।